वेलकम टू सर जी की पाठशाला। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किसी पॉइंट पर कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके मुख्यतः दो केस होते हैं। पहला केस ये होता है कि जब कोई बाह्य बिंदु अक्षरेखा रेखा पर हो, जब वह अक्षरेखा रेखा पर होता है तब ऐसी स्थिति को अच्छी स्थिति कहा जाता है और इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह होता है 4 पाई एप्सिलॉन 2p अपान में r³। इसके बारे में यह डेरिवेशन हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। आज इसी की अगली कड़ी है केस सेकंड। जब कोई पॉइंट जब बाह्य बिंदु P वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति में हो। निरक्ष स्थिति का क्या मतलब होता है? निरक्ष रेखा का क्या मतलब होता है? निरक्ष रेखा का मतलब ये होता है कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक रेखा को निरक्ष रेखा कहा जाता है। जैसे ध्यान दीजिए आप सभी लोग, थोड़ा सा यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है, यहां पर यह आपका वैद्युत द्विध्रुव है, यह स्मॉल q है, यह प्लस q है, यह इसका सेंटर पॉइंट O है, यहां से ये डिस्टेंस स्मॉल l है, यहां से ये डिस्टेंस क्या स्मॉल l है। O से हमने माना ये पॉइंट A है, ये माना पॉइंट B है। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, AOB। अब जो बाह्य बिंदु P है वह निरक्ष रेखा पर है। निरक्ष रेखा क्या होती है? इन दोनों आवेश को जो रेखा मिलाती है वह रेखा अक्ष रेखा कहलाती है। इसका लंब समद्विभाजक मतलब लंब रेखा ऐसी जगह पर खींचना है जहां से दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाए। यह दो बराबर भागों में डिवाइड कब होगा? तब होगा जब बीच मतलब इसके मध्य बिंदु पर, ये मध्य बिंदु है, हमने इसके मध्य बिंदु पर एक लंब रेखा को ऐसे ड्रॉ किया, हमने इसे ड्रॉ किया, हमने माना ये स्मॉल p है, ये कैपिटल P है और यहां से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपका स्मॉल r है। इसके बारे में जो भी डिटेल चीजें होती हैं हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन में वहां पर लिखाया है कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है जिस पर -q और +q आवेश परस्पर 2l दूरी पर स्थित हैं तथा इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस टाइप की जो लिखित बातें हैं हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कराया है, तो उस चीज को फिर से आप लिखना नहीं है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए तो उसी बात को फिर से लिखना है। बस अब यहाँ पे थोड़ा चेंज ये करना है कि अब बाह्य बिंदु P कहां पर है? निरक्ष स्थिति में है। ठीक, अच्छी स्थिति में है। बात क्लियर? तो यहां लिखा जा सकता है कि जब बाह्य बिंदु P, हमने यह लिखा, जब बाह्य बिंदु P कहां पर हो? बाह्य बिंदु P, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, वैद्युत द्विध्रुव के O से स्मॉल r दूरी पर निरक्ष रेखा पर हो। किस रेखा पर हो? निरक्ष रेखा पर। किसी बुक में निरक्ष रेखा को ही लंब समद्विभाजक रेखा भी कहा जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, यहां पर जो ये बिंदु A है, यहां बिंदु P है, बिंदु A के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें बिंदु A और P के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यह डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये r है, ये l है, तो यह आपका शायद समकोण त्रिभुज बन गया। अगर समकोण त्रिभुज बन जाएगा तो यह आपका कर्ण हो जाएगा। अगर यह आपका कर्ण हो गया,
ये आपका कर्ल हो गया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ये डिस्टेंस आपकी हो जाएगी रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समथिंग ऐसे होगा। आप लोग हमें ये बताइए, ये माइनस आवेश है, माइनस के कारण तीव्रता ज्ञात करनी है, इसका डायरेक्शन किधर होगा? माइनस की ओर होगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से दूर जाती हैं और ऋण आवेश की ओर आती हैं। तो यहां से ऋण वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो डायरेक्शन होगा वो किस साइड होगा? वो आपका इस साइड हो जाएगा। तो ये आपको क्या हो गया? ये थोड़ा आप लोग बातों को समझिएगा। ई ए, इसके बाद ई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, ई ए इक्वल टू स्मॉल के, स्मॉल के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल के टू मैग्नीट्यूड क्यू अपान में एपी स्क्वायर, अपान में एपी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं के इनटू क्यू रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझेंगे? ऐसा कुछ लिख सकते हैं, या फिर स्मॉल के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका डायरेक्शन क्या होगा? पी से ए की ओर। कहां से? पी से ए की ओर, पी से ए की ओर इसका डायरेक्शन हो गया। अब देखिए, अब माइनस क्यू वाली बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब प्लस क्यू के बारे में बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये एल ये आर, तो ये भी वैल्यू में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। प्लस है वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से और बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। क्योंकि प्लस आवेश है इसलिए इसी रेखा पर होगा, लेकिन इससे दूर जाएगा। डायरेक्शन समथिंग इसका ईबी, ई ए इस साइड है, ईबी आपका इस साइड है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हम ई ए को फिर से लिख देते हैं ढंग से। ई ए इस साइड है, ईबी आपका इस साइड है। ओके, तो ध्यान दीजिए, हम लोग यहां ईबी को लिख सकते हैं, ईबी इक्वल टू स्मॉल के क्यू अपान में स्क्वायर, स्मॉल के इनटू क्यू अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। वैल्यू को सॉल्व करेंगे, या लिखा जा सकता है स्मॉल के इनटू क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसका होगा क्योंकि धना पी की ओर, तो डायरेक्शन में यहां लिखा बी से पी की ओर। ए का मतलब समझ रहे हैं? ए का मतलब बिंदु ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये है ई ए। ईबी का क्या मतलब है? बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, यहां पे सारे पॉइंट हो गए। अब मैंने क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन क्या है? माइनस से प्लस की ओर, समथिंग इधर माइनस से प्लस की ओर। किसका डायरेक्शन? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन। अब क्या ध्यान, अब हमने क्या किया, इसलिए जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिख रहा है, इस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के डायरेक्शन के समांतर बिंदु P, जो बाय बिंदु P है, इससे होकर जाता हुआ एक लाइन को ड्रॉ किया। हमने एक लाइन को ऐसे क्या किया? ड्रॉ किया। ठीक, अब हमें ये बताइए कि अगर ये वाला एंगल थीटा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल थीटा है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा? अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा होगा, ये समथिंग ऐसे। फिगर आप कैसे हैं? अगर ये एंगल थीटा यहीं पर ए है, ये थीटा, तो ये भी थीटा। क्यों? एकांतर कोण से, ड्यू टू अल्टरनेटिंग एंगल। बातें क्लियर? अब थोड़ा आप लोग यहाँ पे हमारी बातों को तो समझिएगा। ये मिड पॉइंट है, इस चीज को थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक है। अब यहां पर
इस चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है, ये आपका इस डायरेक्शन में है, आपको पता है कि अगर कोई भी वैद्युत क्षेत्र सदिश कभी भी थीटा के साथ होती है तो ऐसे कंडीशन में वह दो सदिशों में, दो घटकों में वियोजित हो जाता है। उसके दो घटक होते हैं, एक क्षैतिज घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है। जो घटक थीटा के साथ सटा हुआ होता है उसे हम लोग क्षैतिज घटक कहते हैं। ये वाली वैल्यू आपकी हो जाएगी ई ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगी? ई ए कॉस थीटा। और जो थीटा सटा हुआ नहीं होता है वो आपका हो जाएगा ई ए साइन थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आप बातों को समझिएगा आप लोग सभी लोग। अब देखिए, हमने इस घटक को मेंटेन कर दिया, अब हम इसी चीज को यहां पे लिख रहे हैं। तो यहां पर इस लाइन पर हमें एक चीज मिला, क्या? वो देखिए आप लोग, एक यहां पे मिला है, ये हमको मिला है ई ए कॉस थीटा। ठीक है, इसका परपेंडिकुलर घटक ये डाउन साइड है क्योंकि एरो इस साइड है, इसका परपेंडिकुलर इस साइड आएगा। ये क्या है आपका? ये साइन थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका ये साइन थीटा। अब बात करते हैं पॉइंट बी के कारण। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, क्यों थीटा हो? क्योंकि ये लंब समद्विभाजक रेखा है, ये लाइन बराबर है। आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी त्रिभुज के दो रेखाएं बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो हम इसी चीज को फिर से जूम कर देखते हैं। अगर ये थीटा तो ये भी थीटा। ये थीटा क्यों? यह थीटा इसलिए होगा, हम थोड़ा जूम करके देख रहे हैं इस चीज को। देखिए, यही पर आपका एक्स्ट्रा पॉइंट पी है, ये लाइन ऐसे है। यही आपका क्या है? ये भी। ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो संगत कोण से बराबर होगा। तो इसके भी दो घटक, एक घटक हॉरिजॉन्टल घटक, एक घटक वर्टिकल कंपोनेंट। आप लोग कॉपी में इन दोनों फिगर को भी बना दीजिएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो वर्टिकल घटक है, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो किधर है? वो इस साइड है। ये डायरेक्शन आपको समथिंग ऐसे है। यह क्या हो जाएगा? ई बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और इधर क्या हो जाएगा आपका? इसी डायरेक्शन में आपको ई बी कॉस थीटा भी मिल रहा है, तो इसी डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा ये लाइन ए बी कॉस थीटा। समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा? ध्यान दीजिएगा, क्या समथिंग ऐसा कुछ मिलेगा? अब हम इस चीज को आगे फिर सीखते हैं। अब आप थोड़ा यार बातों को समझिए और हमें बताइए। देखिए, ए साइन थीटा नीचे की ओर है, ए बी साइन थीटा कहां पर है? ऊपर की ओर है। ए साइन थीटा नीचे की ओर है, ए बी साइन थीटा कहां? ऊपर की ओर है। क्या ए और ई बी के मैग्नीट्यूड सेम है? देखिए, के क्यू अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और वही मैग्नीट्यूड इसका भी है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों के एंगल सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर किसी के पॉइंट पर दो फिजिकल क्वांटिटी एक ही भौतिक राशि ऐसे लग रहे हैं कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो उसकी नेट वैल्यू क्या होगी? 0 होती है। तो ध्यान दीजिएगा, ई बी साइन थीटा, ए साइन थीटा कौन सा कंपोनेंट है? वर्टिकल कंपोनेंट है, ऊर्ध्वाधर घटक है। तो यहां लिखा जा सकता है कि ई ए और ई बी, ई ए और ई बी के ऊर्ध्वाधर घटक के मान
समान तथा विपरीत दिश होने के कारण ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक है, तो देखिए हम इस पॉइंट को इरेज करते हैं, मेन पॉइंट आपका यही है, हम इस पॉइंट को इरेज करते हैं। आप लोग अपनी कॉपी में, अपने नोट्स में इस फिगर को भी बना दीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। क्या लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि EA व EB, EA व EB के ऊर्ध्वाधर घटक, EA व EB के ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक परिमाण में समान, परिमाण में समान तथा विपरीत दिश होने के कारण, विपरीत दिशा होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, ये निरस्त कर देंगे। तो किसके कारण होगा, या लिखेगा अतः, अतः वेक्टर EA व वेक्टर EB का परिणामी इनके क्षैतिज घटकों के कारण होगा। कारण क्यों, ये cos थीटा और EB cos थीटा दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, वही डायरेक्शन इसका है, वही डायरेक्शन इसका है, क्योंकि ये घटक कैसे हैं, समदिश हैं। कैसे हैं, समदिश। अब हम इस पॉइंट को इरेज करते हैं, सारे पॉइंट जो यहां लिखे हैं हम इस पॉइंट को इरेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा इसकी वैल्यू क्या है, Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हम यहां पर एक तरफ से सारे पॉइंट को हम इरेज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखें क्या, अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या लिखेंगे, E नेट इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। अब ये भी ये बताएगा कि EA और EB बराबर है। अगर वहां से बात समझ सकते हो वहां से बात समझिए, नहीं तो दोनों की वैल्यू आप लिख दीजिए ऐसे, के EA की वैल्यू क्या था, के Q अपान में R स्क्वायर cos थीटा, समय से यहां पर के Q अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। फिर इसके बाद दोनों दो बार है, ट्वाइस बार लिखा जा सकता है 2KQ अपान में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। कोई भी ट्रायंगल देख लो, चाहे ये ट्रायंगल देख लीजिए, चाहे ये ट्रायंगल देख लीजिए। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या साइड में लिखिएगा, क्योंकि चित्र से cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, अगर ये समकोण त्रिभुज है या का समकोण त्रिभुज है तो cos थीटा इक्वल होता है बेस में हाइपोटेन्यूज, आधार बटे में कर्ण। तो बेस क्या है आपका, L है, बेस क्या आपका L है, हाइपोटेन्यूज क्या है, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है। तो जहां पर cos थीटा है, जहां पर cos थीटा है, तो क्या हम लोग यहां पर ये वैल्यू भी तो लिख सकते हैं, L अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। हम अब इसी चीज को
हम यहां पर लिख सकते हैं इनेट इक्वल टू के टू 2l अपान में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल 3/2। क्या समथिंग ऐसा कुछ लिख सकते हैं? तो यहां पे ध्यान दीजिए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि Q इंटू 2L को हम लोग स्मॉल p कहते हैं। देखिए जितने भी साइड में लिख देते हैं, अगर जगह होता है साइड में लिखते हैं, जगह नहीं होता है तो यहाँ पर एक लाइन छोड़ कर ऐसे, अब ब्रैकेट में जस्ट बाद नहीं लिखे, थोड़ा जगह गैपिंग कर दें तो हमने कॉमा लगा दिया, इसका तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसको हमने अलग से शो किया है। वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इक्वल टू Q इंटू 2L एक होता है, एंड जो L स्क्वायर की वैल्यू होती है लेसर देन R स्क्वायर होती है, ठीक है। L स्क्वायर को क्या मानने पर, नगण्य मानने पर, नगण्य क्या, इनेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनेट इक्वल टू के इंटू पी अपान में आर स्क्वायर, एल स्क्वायर हमने नगण्य माना है इसलिए होल 3/2 का कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर आपको चित्र है इनेट इक्वल टू, ये कैसा रूप है, यह अदिश निरूपण है। अब हम लोग थोड़ा तो हम इस पॉइंट को यहां से इरेज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, थोड़ा यहां पर लोग ध्यान दीजिए, पी का डायरेक्शन किधर है, इस साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट है यही है, इन दोनों को ऐड कर इस साइड हो जाएगा। तो ये जो ई नेट है इसका डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड, पी का डायरेक्शन किस साइड है, इस साइड, दोनों अपोजिट है। तो जब सदिश निरूपण लिखेंगे इसका, जब भी हम सदिश निरूपण लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यहां पे लिखा जा सकता है वेक्टर, क्या लिख सकता हम लोग, वेक्टर ई इक्वल टू स्मॉल के 2 माइनस वेक्टर पी अपान में आर की घात 3, या वेक्टर ई इक्वल टू माइनस के वेक्टर पी अपान में आर की पावर 3, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, आप लोग तो ध्यान दिएगा। अब हम लोग यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति एवं निरीक्षित स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके बारे में कुछ विशेष बातों को करेंगे, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे नोट में EH अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितना होता है, स्मॉल के 2p, कितना 2p अपान में r⁴ स्मॉल k की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं
1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 p अपान में r की पावर 3। ठीक है। और जब सदिश रूप लिखते हैं, सदिश रूप में लिख सकते हैं वेक्टर E इक्वल टू 2p वेक्टर अपान में r की पावर 3। ये आज के बारे में बात कर रहे हैं अभी तक हम लोग। यहां पर भी हम लोग स्मॉल k की वैल्यू इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां पर एक बात और, अच्छी स्थिति में वेक्टर ई नेट परिणामी वैद्युत क्षेत्रता अथवा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दो के दोनों समदिश होते हैं। कैसे होते हैं? समदिश होते हैं, इसलिए यहां पर कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक है। इसी कड़ी में अगर हम लोग ई निरक्ष के बारे में बात करें, ई निरक्ष मैग्नीट्यूड परिमाण के रूप में, परिमाण में प्लस माइनस डायरेक्शन का कोई भी मतलब नहीं होता। तो यहां पर तो वैल्यू को डायरेक्ट लिखेंगे p अपान में r की पावर 3। ठीक है। या फिर यही लिख सकते हैं 1 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 2p 4 पाई एप्सिलॉन p अपान में r की पावर 3 समथिंग ऐसा लिख सकते हैं। हमने यहां पर इस पॉइंट पे लिख दिया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगली बात क्या है? अगली बात ये, अगर इसका हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, निरक्ष का वेक्टर फॉर्म, तो यहां लिखा जा सकता है माइनस के वेक्टर p अपान में r की घात 3 रख सकते हैं। देखिए यहां पे धनात्मक है, यहां पर ऋणात्मक है। सदिश फॉर्म में ये जो अदिश फॉर्म है, देखिए यहां पर डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहां पर दो के दोनों पॉजिटिव है। लेकिन जब सदिश फॉर्म की बात करेंगे तब यहां पर माइनस लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि निरक्षीय स्थिति में वेक्टर ई व वेक्टर p विपरीत दिश होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीत दिश होते हैं। ठीक है। अगर हम यहां पर ई एच अपान ई निरक्ष के बारे में बात करें, देखिए ई एच अपान ई निरक्ष यहां लिख सकते हैं क्या? स्मॉल के 2p अपान में r की घात 3, यहां पर स्मॉल के p अपान में r की घात 3। देखिए k से k कैंसिल, p से p कैंसिल, r की घात 3 से r घात 3 कैंसिल। h अपान में e निरक्ष कितना आएगा? 2 अपान में 1। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि EH और E निरक्ष के बीच का अनुपात कितना होता है? 2। ये इसका अनुपात होता है। अगर इसी को रख दें E निरक्ष अपान में EH तो हो जाएगा 1 अपान में 2। या फिर हम इसी चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं EH इक्वल टू 2 इंटू E निरक्ष। मतलब ये कि अगर हमें निरक्ष की वैल्यू मालूम है तो हम लोग H पर वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर। ठीक है। जैसे आपके लिए हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखना है आपका। देखिए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन ये है कि यहां पर एक वैद्युत ध्रुव है। तो बात सुनिएगा, यहां पर एक वैद्युत ध्रुव है, यहां पर -2 माइक्रोकूलम, यहां पर +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 मिलीमीटर है। कितना है? 1 मिलीमीटर, या मान लीजिए 2 मिलीमीटर। कितना है? 2 मिलीमीटर है। एक बार इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से 10 सेंटीमीटर पर कोई बाह्य बिंदु P है, बाह्य बिंदु P है। इस वाले बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। एक बार यहां पर
और एक बार इसी क्वेश्चन में -2 माइक्रोकूलम इससे बना हुआ क्या है, ये वैद्युतीय ध्रुव है। अब यहां पर अब पॉइंट P यहां पर 10 सेंटीमीटर ये है। अब इस कंडीशन पर भी आपको E नेट की वैल्यू निकालना है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी लोग इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, या तो एक केस हम सॉल्व करके बता देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको देख लीजिए। E नेट यहां इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर है, मतलब ये अच्छी स्थिति है। अगर ये अच्छी स्थिति है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल के 2p अपान में r की घात 3 के 2p की वैल्यू क्या होती है, 2p की वैल्यू की q इंटू डी अपान में r की पावर 3। देखिए के 2 q की वैल्यू क्या है q, अगर q की बात करें 2 माइक्रोकूलम 2 इंटू 10⁻⁶ कूलम डी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मिलीमीटर है, तो इसको लिखेंगे एमकेएस पद्धति में हो जाएगा 10⁻³ मीटर अपान में r की पावर 3, यहां कितना है 10 सेंटीमीटर, 10⁻² का होल पावर 3। इसी को कैलकुलेट तो हमारा वैल्यू और k का मान भी रख दीजिए, k का मान 9 इंटू 10⁻⁹। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा E नेट की वैल्यू मालूम में चल जाएगा। इसी तरह से आप लोग ये वाले भी सॉल्व कर लीजिएगा। जितना ये आएगा उसका आधा इसका आंसर आएगा। बस आज के लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट टाइम पर आप सभी लोग लगातार हमारे लेक्चर को देखिए। यदि आप में लेक्चर से रिलेटेड किसी भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप लिंक के जरिए हमसे क्वेरी कर सकते हैं। किसी भी तरह डाउट होने पर आप हमारे कांटेक्ट नंबर से हमसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारा वीडियो लगातार देखें ताकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतरीन बीते। ओके, धन्यवाद।